आज का जो हमारा टॉपिक है बैंकिंग लोकपाल। बैंकिंग लोकपाल का अगर हम कॉन्सेप्ट समझे कहाँ से आता है, तो इसका जो विचार आया है वो स्वीडन से है, जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है। भारत में इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत हुआ है। और किस धारा के तहत हुआ है, तो आप बोलेंगे धारा 35 है, यानी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 35A में। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बताइए कि बैंकिंग लोकपाल का कॉन्सेप्ट भारत में किस सन में आया है, तो आप बोलेंगे कि ये आया है 1995 में। अगर आप दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि बैंकिंग जो लोकपाल है वो किस एक्ट के तहत आया है, तो आप बोलेंगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। और किस धारा के तहत है, तो आप बोलेंगे 35A। अब यहाँ से हम बात करेंगे कि मुख्यालय कहाँ है इसका, तो इसका मुख्यालय है मुंबई। अगर ये पूछेंगे इसके क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं, तो आप बोलेंगे 22 हैं, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिएगा कि यहाँ से थोड़ा सा हम ये समझेंगे कि बैंकिंग जो लोकपाल है वो है क्या। तो बैंकिंग लोकपाल होता क्या है कि जैसे जो ग्राहक हैं उनकी जो शिकायतें हैं, उन शिकायतों को दूर करने के लिए एक लोकपाल का गठन किया गया है, जो बैंक संबंधी जो ग्राहकों की शिकायत होती है उसका ये निवारण या निपटारा करते हैं। अब यहाँ से बैंकिंग लोकपाल है कौन, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो बैंकिंग लोकपाल जो है ये RBI द्वारा नियुक्त एक अर्धन्यायिक प्राधिकारी होता है, यानी इसकी जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, RBI करता है। तो क्वेश्चन कि बैंकिंग लोकपाल जो है उसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो आप बोलेंगे RBI करेगा। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर जो बनता है वो कितने साल के लिए है, तो आप बोलेंगे कि 2 वर्ष के लिए, यानी इनकी जो नियुक्ति होती है वो 2 वर्षों के लिए। तो बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति 2 वर्ष के लिए होती है। तो किस तरह के अधिकारी हैं, तो आप बोलेंगे ये अर्धन्यायिक प्राधिकारी होते हैं, ठीक है, यानी ये सज़ा सुना देते हैं। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या बैंकिंग लोकपाल के द्वारा दिया गया जो निर्णय है उसको कहीं पर चैलेंज किया जा सकता है या उसके खिलाफ़ कहीं पर अपील की जा सकती है, तो आप बोलेंगे यस। कि अगर RBI का जो डिप्टी गवर्नर है उसके द्वारा अगर कोई टीम गठित की गई हो या उसके द्वारा एक समिति गठित की गई हो, तो वहाँ पर इसके जो फैसले हैं उसके खिलाफ़ अपील किया जा सकता है। तो मुख्य उद्देश्य इसका क्या था कि बैंकिंग संबंधी जो भी शिकायतें हैं उनको दूर करने के लिए ये लाया गया था। अब यहाँ से बात आती है कि कौन कौन से बैंक इस बैंकिंग लोकपाल के दायरे में आएंगे, यानी इसका दायरा क्या है। तो आप ये बताएंगे कि जो सभी बैंक हैं लगभग ग्रामीण बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक हैं, जो आपका सहकारी वाले बैंक हैं, अनुसूचित बैंक हैं, सभी इनके दायरे में आते हैं, ठीक है। अब देखिए कि बैंकिंग लोकपाल में समय समय पर संशोधन भी होता रहा है, यानी इसका जो कॉन्सेप्ट आता है इंडिया में वो 1995 में आता है, लेकिन इसमें संशोधन 2002 में हुआ, 2006 में हुआ और फिर इसका संशोधन हुआ 2019 में। तो स्पेशली जो 2019 में आया था वो डिजिटल जो लेन देन थी उनकी जो शिकायत थी उनको दूर करने के लिए लाया गया था। तो यहाँ से कुछ जो फैक्ट हैं उनको हम फिर से एक बार रिकॉल करते हैं कि सबसे पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है स्वीडन से आया है, दूसरी चीज़ 1995 में इंडिया में आया है, फिर इसके बाद इसमें संशोधन किया गया 2002 में, 2006 में, 2019 में। किस एक्ट के तहत बना हुआ है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, और किस धारा के तहत, 35 है। मुख्यालय इसका मुंबई है, क्षेत्रीय कार्यालय इसकी जो संख्या है वो 22 है। अब लोकपाल की जो नियुक्ति करता है कौन करता है, तो आप बोलेंगे कि RBI करेगा। कितने साल के लिए करेगा, 2 साल के लिए करेगा। या कितनी बार भी निर्धारित, यानी बैंकिंग लोकपाल को कितनी बार भी इसको निर्वाचित किया जा सकता है, यानी फिर से बनाया जा सकता है, यानी इसकी कोई सीमा नहीं है, यानी कोई भी आदमी कितनी बार भी बैंकिंग लोकपाल बन सकता है। अब देख लीजिए इसका काम क्या है, ये जो काम करता है उसके काम थोड़ा समझिए। जैसे ग्राहकों की समस्या है जमा संबंधी की, बैंकिंग में जमा संबंधित कोई समस्या है, पैसा निकालने की समस्या है, या कोई अगर बैंक एक्स्ट्रा चार्ज लगा दे रहा है, तो इसकी भी शिकायत अगर बैंकिंग लोकपाल में आप करते हैं तो आप बैंकिंग लोकपाल क्या करता है, इसके
खिलाफ़ जो है कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगा। अब देखिए एटीएम से कोई शिकायत है, अगर आपको खाता बंद करवाना है, खाता अगर बंद नहीं कर रहे हैं या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं बैंकिंग से रिलेटेड समस्याएं हैं उनको सुनेगा। दूसरी चीज़ कुछ और मामलों की शिकायत भी सुनता है, जैसे मान लीजिए सिक्कों को ना लेना, कि अगर बैंक सिक्का नहीं ले रहा है तो उसका उचित कारण बताना होगा। सरकारी प्रतिभूति का अगर एक्सचेंज नहीं कर रहा है या क्रय विक्रय नहीं कर रहा है तो उसके लिए भी इसको उचित कारण बताना पड़ेगा, उसके खिलाफ़ भी आप यहाँ पर बैंकिंग लोकपाल में जा सकते हैं। ठीक है। और अगर ये इसका जो समय है, बैंक का समय है, उसके समय को अनुपालन नहीं कर रहा है तब भी आप बैंकिंग लोकपाल में शिकायत कर सकते हैं। अगर बैंकिंग में इंटरनेट सेवा की कमी है तो वहाँ भी उस केसेस में आप जा सकते हैं। कहाँ पे आप जा सकते हैं? बैंकिंग लोकपाल के साथ। तो अब देख लीजिएगा बैंकिंग लोकपाल में जाने से पहले क्या करना है कि कुछ स्टेप ये करना है कि बैंक में आपको एक रिटन शिकायत करनी होती है कि अगर मान चलिए कि कोई चीज़ बैंकिंग लोकपाल आपकी शिकायत तब सुनेगा कि जैसे मान लीजिए आपने शिकायत किया लेकिन आपकी शिकायत सुनी नहीं जा रही थी, यानी एक बार आप पहले बैंक में रिटन शिकायत करेंगे, अगर नहीं सुनी जाती है तो आप बैंकिंग लोकपाल जा सकते हैं। अगर मामला 20 लाख का ऊपर का है तो आप बैंकिंग लोकपाल में नहीं जा सकते, उसके लिए आप कोर्ट जाएंगे। दूसरा चीज़, आप यहाँ पर बैंकिंग लोकपाल में कब शिकायत नहीं कर पाएंगे? यदि अगर मामला कोर्ट में विचाराधीन है तब भी आप बैंकिंग लोकपाल में इसकी शिकायत नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ फैक्ट थे जो बैंकिंग लोकपाल से हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ से जो बात निकल कर आती है कि बैंकिंग लोकपाल एक प्रकार से ग्राहकों के हितों के संरक्षण के लिए, यानी उनके जो हित हैं, जो बैंकों में समस्याएं, उनको उनकी शिकायत यानी उनके निवारण के लिए बनाया गया था।